जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तैयारी बोर्ड एग्जाम की सीरीज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने कुछ चीजें पहले पढ़ चुकी हैं, उसको वीडियो को फॉलो करते हुए आज हम लोग लेके आए उसके क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं फॉर्मूले के लिए। पहला चार्ज के लिए Q इज इक्वल्स टू I इंटू ई, और एक दूसरा फॉर्मूला भी अपने पास चार्ज के लिए है, और वो सेकंड फॉर्मूला क्या है भैया, बोले वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। इसी फॉर्मूले को I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी भी आप लिखते हैं। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से डिराइव करते हैं V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। रेजिस्टेंस के लिए R रो L बाई A। जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड करते हैं तो R1 R2 R3 R4 इस टाइप से हम उसको ऐड कर लेते हैं। पैरेलल में 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरीके से इनको हम पैरेलली ऐड कर लेते हैं। ठीक, ये आपके फॉर्मूले हैं और इन्हीं के साथ हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप पहले इसको नहीं देखे हैं तो इसके पहले प्लेलिस्ट के वीडियोस को फॉलो करिए, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन जो कि असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन में आपको बता दें कि असर्शन का मतलब एक स्टेटमेंट है और उसका नीचे रीजन दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट का असर्शन में दिए गए चीजों को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अगर ऐसा है तो ऑप्शन ए सही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहां पर आर का मतलब रीजन से है, ए स्टैंड्स फॉर असर्शन। ठीक, अब देखा जाए असर्शन क्या कह रहा है। द कनेक्टिंग वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर। जो कनेक्टिंग वायर है वो कॉपर के बनाए जाते हैं। बात तो ठीक कह रहा है कि कॉपर के बनाए जाते हैं। रीजन, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई। रीजन कह रहा है कि क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका कंडक्टिविटी हाई है। इसका मतलब इसका रीजन भी ट्रू है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया भैया, बोले ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, अब अगर यहां हाई के जगह हाईएस्ट कर देता तो गलत हो जाए, क्योंकि कॉपर की हाईएस्ट कंडक्टिविटी नहीं है। कंडक्टिविटी हाई है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से असर्शन रीजन, व्हेन द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड। एक वायर है जिसका लेंथ डबल कर दे रहे हैं, देन द रेजिस्टेंस आल्सो गेट डबल्स। कह रहा कि एक रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ डबल कर दे रहे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जा रहा है। बोले ये बात तो थोड़ी ठीक लग रही, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगा। रीजन में यही बात दिया भी हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसका मतलब इसमें भी क्या है भैया, इसका असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन दे रहा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। नेक्स्ट, हीटर वायर आर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा जो हीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहना चाहिए। रीजन दिया हुआ है, इफ रेजिस्टेंस इज हाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेस। कह रहा कि रेजिस्टेंस हाई होगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। तो हम क्या चाहते हैं, क्या कंडक्टिविटी कम हो जाए। बोले ये कोई रीजन नहीं है इस चीज के लिए कि हम हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट ढूंढ रहे। बोले हाई रेजिस्टेंस क्यों चाहिए, बोले हाई रेजिस्टेंस होगा तो हीट ज्यादा डेवलप करेगा इसलिए चाहिए। बोले हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों चाहिए, क्योंकि अगर उसका हीट बढ़ा और मेल्टिंग पॉइंट कम रहा तो कम मेल्टिंग पॉइंट पे होगा क्या, बोले मेल्टिंग पॉइंट कम होने कंडीशन में जल्दी से वायर मेल्ट हो जाएगा, और वायर मेल्ट हो जाएगा सर्किट ब्रेक हो जाएगी, जो कि हम चाहते नहीं है। इस वजह से हमने क्या रख लिया, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। कि कह तो ये ठीक रहा है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगा, लेकिन ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू है, ये दोनों ही ट्रू है, ठीक, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इस वजह से इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला, when two ends of a metallic wire are connected across the terminals of a cell, when two ends of metallic wire are connected across the terminals of a cell, then some potential difference is set up between its ends। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि एक बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया और सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। In which direction electrons are flowing through the conductor। कह रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन बताइए। तो हम एक सर्किट बना करके आपको दिखाते हैं इसको। यहां पर एक की लगा दिया जो कि ऑन है,
एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया भैया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये V है, तो यहां से आप देख सकते हैं करंट फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है। हमसे क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं, बोले इलेक्ट्रॉन फ्लोज निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं, बोले इलेक्ट्रॉन चलेगा भैया निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट फ्लो कर रहा है इसके अपोजिट चलता है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए, कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Draw a circuit diagram using a battery of 2 cells, 2 resistors of 3 ohm each connected in series, a plug key and a rheostat। तो कह रहा है कि एक सर्किट डायग्राम बनाई, इसमें आपको लगाना है 2 सेल। ठीक है भैया, 2 सेल लगा देते हैं। तो आप देखें कि हमने यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया भैया, 2 सेल, एक पॉजिटिव निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव। फिर 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm each, 1 2, ये भी 3 ohm ये भी 3 ohm ईच। अब इसको किससे कनेक्ट करना है, प्लग की, बोले ठीक है की लगा दीजिए। और क्या कह रहा है कि एक रियोस्टेट लगा दीजिए। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसके लिए सिंबल है। और ये आपने सर्किट कंप्लीट कर दी, तो इसे लिखेंगे रियोस्टेट और इसे लिखेंगे की। ये आपके 2 रजिस्टर हैं और ये आपके पास 2 सेल हैं। ये इसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया। और इस डायग्राम से हम ये बात क्लियरली देख सकते हैं कि हम इनको सबको कैसे जोड़ रहे हैं सीरीज में। सीरीज कैसे पता करते हैं, बोले इसके लिए एक ट्रिक भी आप लगा सकते हैं कि सर्किट को कहीं से बीच में ब्रेक कर दीजिए तो पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट रुक जाएगा। तो इस वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं कि ये कैसा भैया, सीरीज में। ड्रॉ VI ग्राफ फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक और नॉन ओमिक, ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, वे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं उसे ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ओम्स लॉ कहता क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू पोटेंशियल डिफरेंस। किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके लिए अगर हमको एक डायग्राम बनाना है, VI ग्राफ बनाना है, तो मान लो भैया इधर I है और इधर है V। ठीक है, इधर है I इधर है V। तो क्या होगा भैया, ऐसे एक स्ट्रेट ग्राफ बनाएंगे। ये स्ट्रेट ग्राफ क्या दिखाएगा अपने को भैया, कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ये ओम्स लॉ का। अब कह रहे हैं नॉन ओमिक के लिए, तो बोले नॉन ओमिक के लिए आप अदर देन स्ट्रेट लाइन कुछ भी बना दीजिए। स्ट्रेट लाइन ओम्स लॉ के लिए है, अदर देन स्ट्रेट लाइन नॉन ओमिक के लिए है। तो ये ओमिक कंडक्टर के लिए दिखा रहा है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ये नॉन ओमिक। ठीक, क्योंकि ओम्स लॉ कह रहा है जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। इधर ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। द वोल्टेज करंट VI ग्राफ ऑफ मेटालिक सर्किट, एक ही सर्किट की बात की जा रही है, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। एक ही सर्किट को 2 अलग अलग टेम्परेचर पर रखा गया और उसका यहां पर ग्राफ बनाया गया। Temperatures T1 and T2 shown in the figure. Which of 2 temperatures is higher and why? कह रहा है कि आपको यह भी बताना है कि कौन सा ज्यादा है, उसके साथ उसका रीजन भी देना है कि क्यों ज्यादा है। तो हम लोग यहां पर एक सिंपल सा आपको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करके दिखाएं कि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है और करंट कम। तो आपको पता होगा कि R2 इज इक्वल्स टू क्या है भैया, V2 अपॉन I2। सिमिलरली R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस को R1 बोल देते हैं, V1 अपॉन I1। ठीक है, तो अब देखो भैया कि ये जब हमको मिला V2 I2 और ये क्या मिला V1 I1, तो एक सिंपल सी कैटेगराइजेशन हमको मिलके आ रहा है हमारे पास भैया कि ये जो है इसमें क्या हो रहा है, करंट ज्यादा है, I1 की वैल्यू ज्यादा है जबकि V1 कम है। ये V1 है और ये V2 है। यहां पर ये I2 है और ये I1 है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी तो करंट कम हो गया। यहां पर कम पोटेंशियल पे ज्यादा करंट, यहां ज्यादा पोटेंशियल पे कम करंट। इट इंडिकेट्स दैट R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, ज्यादा है, और R1 रेजिस्टेंस कैसा है, कम।
तो बोले एक ही सर्किट में फ्लो होने वाला रेजिस्टेंस ज्यादा कौन सा होगा? बोले जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों? बोले फोर्थ डिपेंडेंसी, फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिख रखा है नोट्स में, नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो में जाके देख लेना भैया। डिपेंडेंसी ऑफ करंट, तो फोर्थ डिपेंडेंसी थी टेम्परेचर। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो हमने बोला भैया रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इट सिंपली मींस कि क्या होगा भैया, T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक, तो ये बात आपको यहां पर बतानी थी कि T2 क्या है, ज्यादा है T1 से। फिर बात आती है आउट ऑफ टू वायर्स P एंड Q shown below, which one has greater resistance and justified? कौन सा ज्यादा है और क्यों है? तो बोले सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए भैया, रेजिस्टेंस ऑफ P एक ही मटेरियल से बना है, बोले रो L अपॉन A, क्योंकि इसकी लेंथ A है, एरिया A। यही बात Q के लिए भी लगाइए, रेजिस्टेंस ऑफ Q इज इक्वल्स टू रो L कितना है, बोले उतना ही जितना उसका है, बस इसका एरिया कैसा है, A/2 आधा हो गया। बोले इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, रो 2 टाइम्स रो L/A, ये 2 ऊपर आ गया, तो हमको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस ऑफ Q इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है यही तो रेजिस्टेंस ऑफ P है, P का रेजिस्टेंस यही है भैया। तो बोले रेजिस्टेंस ऑफ P, तो रेजिस्टेंस ऑफ P इज 2 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ P का डबल कर देंगे तो Q का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? बोले Q का रेजिस्टेंस ज्यादा है। रिलेशन भी मिल गया आपको, P और Q के बीच में क्या रिलेशन है रेजिस्टेंसेस को लेकर के। A wire of resistivity rho is pulled to double its length। ठीक, क्या कर रहा है भैया, बोले एक लेंथ है जिसको खींच दे रहे हैं। ठीक, जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, हैशटैग तैयारी बोर्ड एग्जाम की तैयारी सीरीज में हम लोग ये बात देख रहे हैं। तो इसमें वही क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की उम्मीद है। ठीक, कह रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज रो पुल्ड टू डबल इट्स लेंथ, उसको खींच करके उसका लेंथ हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, कह रहा है इसका न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगा। तो बोले लेंथ क्या डिपेंड करता है, बोले नहीं, रेजिस्टिविटी रो जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, बोले टेम्परेचर या जो पर्टिकुलर मटेरियल है आपके पास उस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, बोले लेंथ पर, या जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसी पे डिपेंड करेगा, लेंथ पर नहीं। तो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या रहेगा, बदल जाएगा। लेकिन हमसे जो पूछा गया वो क्या है, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम रहेगी। डबल करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 2 मेटालिक वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm and 6 ohm. How will you connect them to get effective resistance of 2 ohm? कह रहा हमारे पास 6 ohm और 3 ohm के 2 रेजिस्टेंसेज हैं, इनको हम किस तरीके से लगाएं कि हमारा जो नेट रिजल्टेंट मिल जाए वो 2 ohm का मिल जाए। तो बोले इसमें सिस्टम ये है कि भैया अगर हम इनको सीरीज में लगा देंगे तो सीरीज में हमको पता है कि जितना आपने लोवेस्ट ऐड कर रखा है, सीरीज में हमको ये बात पता है कि जो आपने लोवेस्ट ऐड कर रखा है, ठीक, लोवेस्ट ऐड कर रहा है उससे क्या मिलेगा, ज्यादा ही मिलने वाला है, लोवेस्ट से ज्यादा ही। तो 6 + 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9, और हमको क्या चाहिए, 2, मतलब जो लोवेस्ट है उससे कम वाला चाहिए। तो इसका सिंपल मतलब है कि हमको पैरेलली ऐड करना है, और सिर्फ कहना नहीं है, करके दिखाना भी है। करके दिखाइए, 6 ohm और 3 ohm को ऐड कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/6 + 1/3। एलसीएम ले लीजिए 6, यहाँ क्या मिल गया भैया, 1 + 2, तो ये किसकी वैल्यू है, 1/r पैरेलल। तो r पैरेलल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 6/3, तो ये क्या मिल गया भैया, 2 ohm। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे इनको, पैरेलल। इन्हें कैसे कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलली कनेक्ट करने की जरूरत है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है आपके लिए। द गिवन फिगर शोज 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस यहां दिखाया गया है आपको, 6 ohm, 2 ohm एंड 6 ohm।
अब पहले ये बात डिसाइड करना है कि अगर इसमें करंट यहां से इधर जा रहा है तो कुछ करंट यहां चला जाएगा, कुछ यहां चला जाएगा। तो हम ये बात जानना चाहते हैं ये दोनों पैरेलली है कि सीरीज में है। तो अब इस बात को समझने के लिए हमने क्या बोला था कि आप पहले एक बार वायर को यहां से काट दीजिए, तो यहां से वायर कट जाएगा तो इधर जाने वाला, बोले 6 ओम के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें कोई भी करंट नहीं जाने वाला है। इसका मतलब, लेकिन इधर 2 ओम वाले में बोले जाएगा, इसका मतलब ये कैसा है, पैरेलल। ठीक, अब अगर इसको भी कट कर दें तो बोले इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब ये दोनों मिलके इसके साथ सीरीज में है। तो पहले 6 और 2 को सॉल्व करिए कि ये कितने हैं, फिर इनको इसके साथ सीरीज में जोड़ेंगे। तो 1/r पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाइए, 1/6 प्लस 1/2, एलसीएम होगा 6, यहां मिलेगा 1 प्लस 3, तो 1/r पैरेलल। तो r पैरेलल इज इक्वल्स टू क्या मिला, रेसिप्रोकल 6/4, 3/2 लिख सकते हैं आप, या 1.5 ओम। 1.5 अब क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे सर्किट को, 1.5 ओम, और फिर उसके बाद क्या है भैया, एक 6 ओम को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो 1.5 ओम और 6 ओम सीरीज में करेंगे तो सिंपली ऐड कर देंगे, तो एकदम आसान से आपको आंसर मिल गया 7.5 ओम। ये क्या है, आपका पूरा जो सर्किट दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, और वो कितना मिल गया, 7.5 ओम। फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1.5 ओम। फिर वही है, मिनिमम चाहिए तो कैसे करेंगे, पैरेलल, और मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज में। तो बोले सीरीज में मैक्सिमम कैसे मिलेगा, ये बात देख लो भैया। तो सीरीज में मैक्सिमम कैसे मिलेगा, बोले सीरीज में होता है R1, R2, R3। तो भैया किसी भी रेजिस्टेंस को अगर आप ऐड करते जा रहे हैं तो मैक्सिमम देगा, जबकि पैरेलल में क्या होता है, 1/r पैरेलल इज 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट डॉट, रेसिप्रोकल में काम चलता है। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे तो एक ट्रिक भी बताई थी, उससे भी काम कर सकते हैं। पहले नॉर्मल तरीका देखते हैं, R1 की वैल्यू कितनी है, 5 नहीं, R1 की वैल्यू 1/5 है, प्लस 1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5, ये सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 5 मिलेगा, 1/r पैरेलल। तो 1/r पैरेलल कितना मिल गया भैया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 एंड प्लस 5। तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, r पैरेलल कितना मिल गया, 1/25 ओम। ठीक है, अगर इनको सीरीज में जोड़ते तो रेजिस्टेंस 1 ओम मिल जाता, लेकिन यहाँ पे कितना मिल गया, 1/25। अब इसमें जो हमने बोला कि ट्रिक की बात करते हैं, तो R इन पैरेलल क्या हो जाता है भैया, R/n। इफ n number of resistors connected in parallel, if n number of resistors connected in parallel having same resistances, तो ये फॉर्मूला काम में आ जाता है। तो पैरेलल में लगा दिया हमने, तो हमको क्या चाहिए, बोले R पैरेलल। तो 1/r की वैल्यू कितनी है, 1/5। कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए गए हैं, 5। तो R पैरेलल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्या ये, बोले नहीं, उल्टा जाएगा ये, तो 5 × 5 हो जाएगा, क्या मिल गया, R पैरेलल इज इक्वल्स टू। तो ये क्या है भैया, बोले ये आपका ट्रिकी मेथड है और ये आपका नॉर्मल है। ठीक, आप नॉर्मल से भी कर सकते हैं या आप ये ट्रिक लगा करके भी काम कर सकते हैं। बोर्ड के लिए दोनों ही मेथड वैलिड है। बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर ऐसा कर देंगे तो बोर्ड में गलत तो नहीं हो जाएगा, आंसर नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये ठीक है, ये भी मेथड चलेगा। Give 2 examples for application of heating effect of electric current। कह रहा है 2 एप्लीकेशन बताइए, एग्जाम्पल बताइए जहां पर हीटिंग इफेक्ट का काम आता है। तो पहला है इलेक्ट्रिक हीटर, दूसरा ब्लोअर। ऐसे ढेर सारे डिवाइसेस हैं जो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, जहां पर हम लोग हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। तो आपको 2 एग्जांपल देना, तो रूम में आप हीटर यूज करते हैं, रूम हीटर, ब्लोअर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज करते हैं, प्रेस यूज करते हैं, आयरन प्रेस, कपड़ा सीधा करने के लिए। ये सब किस पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेता है, बोले हीट लेता है, उससे काम करता है। नाइक्रोम इज यूज्ड टू मेक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। वाई, कह रहा है हम इलेक्ट्रिक हीटर बनाने के लिए नाइक्रोम वायर का क्यों यूज करते हैं।
बिकॉज अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हीटर में हमको क्या चाहिए, ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस भी हाई हो और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो। तो नाइक्रोम ऐसा है जिसके रेजिस्टेंस के साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, इसलिए नाइक्रोम को यूज करते हैं। What do you understand by the term fuse in an electric circuit? कह रहा टर्म फ्यूज से क्या मतलब समझते हैं? तो मतलब है भैया कि अगर हमने एक सर्किट बना लिया ऐसे करके, यहां पर एक फ्यूज लगा दिया हमने, ये फ्यूज लगा दिया, उसके बाद एक की लगा दिया, सर्किट ऑन है, चल रहा है। कोई भी केस में अगर ऐसा हो कि ये सर्किट हमारी ओवरलोड हो या ओवरहीट हो, तो हमने फ्यूज लगाया है। फ्यूज का एकदम साधारण अगर हम मतलब कहे तो फ्यूज का मतलब होता है कमजोर वायर लगा दिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो जब वायर हीट होगा तो वायर में सबसे कमजोर मेल्टिंग पॉइंट इसका है, तो सबसे पहले फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा। अब जैसे फ्यूज वायर मेल्ट हो गया, अगर तो फ्यूज वायर मेल्ट हुआ तो सर्किट हमारी ब्रेक हो जाएगी, तो बाकी सर्किट हमारी जलने से बच जाएगी, पूरी की पूरी सर्किट हमारी बर्नआउट नहीं हो रही है। How does the resistance of an ohmic conductor depends upon the applied voltage? How does the resistance of ohmic conductor depends upon? तो यहां पर आप देखें कि हम एक फॉर्मूला तो लिखते हैं ओम्स लॉ से, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ये कहां से है, बोले ओम्स लॉ से। V इज इक्वल्स टू I इंटू R से, I नीचे कर दिया। तो कह रहा है ये कैसे डिपेंड करता है, फॉर्मूला देख के लग रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा क्या, हाँ या नहीं में आंसर दीजिए भैया, यस या नो, जल्दी बताइए, यस या नो। आंसर है नो। रेजिस्टेंस नोट करके लिखा है, क्लास के नोट्स में देखिएगा पिछले लेक्चर में, रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। पोटेंशियल और इस पर डिपेंड ही नहीं करता है वो। रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। What is meant by electric current? Write the SI unit. What is meant by electric current? Write the SI unit. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखा करते थे। फॉर्मूला क्या था भैया, फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, या सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैन बी कंसीडर्ड एज करंट। तो हमने देखा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ करंट कूलाम पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ करंट इज कूलाम पर सेकेंड। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड फ्लो कर रहा है तो करंट कितना हो जाएगा भैया, 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। फिर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर 2 मिनट। तो फिर इसी फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को हम क्या कर लिख दे रहे हैं भैया, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, टी इधर ले गए तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी हो गया। तो I कितना दिया है भैया, बोले 5 एम्पियर, और टाइम कितना दिया हुआ 2 मिनट। तो 2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 60 सेकेंड। तो ये देखो मल्टीप्लाई कर दो भैया, क्या मिल जाएगा, ये 600 कूलाम। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, 600 कूलाम। तो अगर हम 5 एम्पियर का करंट किसी सर्किट में 2 मिनट तक फ्लो कराते हैं तो वहां से जो चार्जेस ट्रांसफर होने वाले हैं वो कितने हैं, 600 कूलाम। स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज मूव्ड। स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज मूव्ड। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हम लोग इसको पोटेंशियल के डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दो पॉइंट के बीच का वर्क है। तो V इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? W/Q, जहां V पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, V पोटेंशियल डिफरेंस को, W वर्क डन को, और Q जो है ये चार्ज मूव्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, फिर देखा जाए, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 4 कूलम फ्रॉम पॉइंट 220 टू अ पॉइंट 230। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया? 220 से कहां तक ले गए हैं? 230। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया भैया? पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट मिल गया। ठीक, चार्ज कितना दिया हुआ है जो मूव कर रहा है? चार्ज मूव Q इज इक्वल्स टू 4 कूलम। और क्या मिला आपको भैया? बोले वर्क चाहिए, वर्क चाहिए। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपने ऊपर लिख रखा है, W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V। W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V। एकदम आसान सा काम है आपके लिए। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 कूलम। V का कितना आ गया? 40। तो वर्क कितना हो जाएगा भैया? 40 जूल। 4 इंटू 10 इज 40। तो हमारा आंसर क्या मिल गया भैया? 40 जूल। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? 40 जूल वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक, इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं आज के इस सीरीज में। इतना ही। अब ये सीरीज कंटिन्यूड रहेगी, और भी ढेर सारे क्वेश्चन और जो कुछ बचे हुए इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स हैं उनके साथ। होप एग्जाम तैयारी जो बोर्ड एग्जाम की है वो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस साल बोर्ड एग्जाम की डेट्स भी आ सके, टेंटेटिव डेट्स हैं। फरवरी से एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।